नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ ड्राइंग फॉर यू यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो हम कुछ आपके बीच में कुछ टॉपिक कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो उन टॉपिक की पृष्ठभूमि एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए। आप सभी को पता ही होगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा का आयोजन होने वाला है ना। यूपी टीजीटी पीजीटी का ये जो विज्ञापन है 2022 का है। मई 2022 में इसके फॉर्म आए थे। 2022 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तब से यह परीक्षा अभी तक हुई नहीं है। अब उसका जो कि सूचना एक आ चुकी है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह और जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक के बीच में इस परीक्षा का आयोजन होना है, ठीक है। इसकी तैयारी चल रही है, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये जो तैयारी आपकी और अच्छी हो सके, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसी से जुड़े हुए। और यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये समझ लिए कि नए युग की शुरुआत होने जा रही है। हमारे लिए भी एक गौर की बात होगी कि हम आपकी तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक जो हमारे रहेंगे, सबसे पहले चैनल तो हमारा देखिए बता ही दिया है, ड्राइंग फॉर यू। दिनांक है आज 16 नवंबर 2024। आज के जो टॉपिक है हमारे, उसमें सबसे पहले हम मुख्य सूचना पर बात करेंगे। फिर टीजीटी के कुल पद कितने हैं, पीजीटी के कुल पद, पीजीटी में पद कितने हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद पाठ्यक्रम पर कि पाठ्यक्रम में टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक और पीजीटी प्रोक्ता संवर्ग। देखिए, जो टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, इसे प्रशिक्षित स्नातक कहते हैं। दूसरी चीज, ये 9 और 10 अर्थात 6 से 10 तक जो क्लासें होती हैं वह टीजीटी वाले पढ़ाते हैं, और 11 से 12 जो क्लासें होती हैं वो मुख्यतः पीजीटी वाले देखते हैं। टीजीटी पीजीटी जो टीचर सेलेक्ट होकर के आते हैं या इंटर कॉलेज में दोनों ही रहते हैं। इंटर कॉलेज जो होता है माध्यमिक शिक्षा संस्थान, ठीक है, उसमें हमारे टीजीटी के भी अध्यापक मिलेंगे और पीजीटी के भी। जहाँ पर मान्यता हाई स्कूल तक प्राप्त है ना, जो एडेड कॉलेज हैं, तो वहाँ पर हाई स्कूल तक ही, जैसे सरकारी है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल तक सरकारी होते हैं और इंटर तक प्राइवेट जैसा वो होता है, फीस वगैरह प्राइवेट वाली ली जाती है ना। और जहाँ पर दोनों होता है, दोनों मतलब पूर्णतया सरकारी इंटर कॉलेज है, वो पूर्णतया सरकारी है, तो वहाँ पर प्रोक्ता भी मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पर जो फीस वगैरह है तो सरकारी वाली ली जाती है, ठीक। वहाँ पर फीस का इतना वो नहीं है। हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने लिख रखा है कि यहाँ पर मुख्य सूचना, पहला टॉपिक हमारा रहेगा मुख्य सूचना, दूसरा टॉपिक रहेगा टीजीटी के कुल पद, तीसरा टॉपिक रहेगा पीजीटी के कुल पद, चौथा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम हमारा सिलेबस, और टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक पीजीटी प्रोक्ता, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मुख्य सूचना की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए, जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, इन टॉपिक पर बात करना आवश्यक है। कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं। मुख्य सूचना क्यों जरूरी है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। मुख्य सूचना यह है कि अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं हो पाई थी 2022, जैसा कि हमने बताया। 2022 से कोई सूचना नहीं आ पाई थी कि हाँ पेपर कब होगा। लोग यही उम्मीद में थे पेपर होगा कि नहीं होगा, चुनाव
के बाद होगा या चुनाव के पहले होगा। तो अब जैसे कि सूचना आ चुकी है, तो बात करते हैं सूचना की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी है ना, व प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर के तृतीय सप्ताह व जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह के अंत तक लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, कहा गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता समूह पीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर के तृतीय सप्ताह, माह दिसंबर का तृतीय सप्ताह हमारा शुरू होगा 15 दिसंबर से, है ना, और वह जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह के अंत तक, द्वितीय सप्ताह का अंत होगा 5 जनवरी 2025 से 11 जनवरी तक, है ना। आगे बात करेंगे तक लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, अर्थात 15 दिसंबर टू 11 जनवरी 2025, कुल 28 दिन, है ना। ये 15 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 कुल 28 दिन के बीच में इस परीक्षा को करा लेने की रणनीति बनाई जा रही है ना। तो इस पर और दूसरी चीज क्या है, यह जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली सुबह और शाम में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। सुबह 2 पाली में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, यह
जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली सुबह और शाम में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। सुबह और शाम मीटिंग इसकी होती हैं, जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हो गया, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक हो गया। पेपर जो है 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन 125 होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि टीजीटी हो या पीजीटी हो, क्वेश्चन उसमें 125 रहेंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। और टीजीटी की बात कर रहे हैं हम, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और कुल प्रश्न 125 होंगे। 125 गुणे 4 करो तो आंसर आता है 500, है ना। तो 500 का हमारा पूर्णांक रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। टीजीटी में चूंकि इंटरव्यू खत्म है ना, और पीजीटी में इंटरव्यू है, और आगामी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें ये बताया जा रहा है कि पीजीटी में इंटरव्यू हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए, और जैसा भी अगर कुछ बीच में होता है बदलाव तो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली मैंने बता दिया, सुबह और शाम में आयोजित पर विचार किया जा रहा है। ठीक, तो हमने ये बात कर ली है मुख्य सूचना पर। मुख्य सूचना पर हमने बात क्यों की, क्योंकि ये चीज़ तो आपने देख ही ली होगी। इंटरनेट पर बहुत जल्दी से चीज़ें फैलती हैं, खबरें फैल जाती हैं कि कौन सी सूचना आई कौन सी नहीं आई। क्योंकि ये सूचना भी 2 दिन पहले की है, 14 तारीख 13 तारीख में ये जारी हो चुका था लेटर, एक देखा होगा, है ना। वो लेटर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, दिखा दूंगा, और जो चीज़ हम बात करेंगे वो सारी टॉपिक वाइज मिलेंगी हमारे चैनल पर। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे मुख्य सूचना क्यों आवश्यक थी। देखो, मुख्य सूचना इसलिए आवश्यक थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक, ठीक है, अर्थात टीजीटी, प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर के तृतीय सप्ताह व जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह के अंत तक लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है ना। अर्थात 15 दिसंबर से जनवरी 2025 11, है ना, 11 जनवरी 2025 तक कुल 28 दिन यह जनपद मुख्यालय 2 पाली में। ठीक है, फिर अंत में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है देखते जाइए, अब उम्मीद क्या बताएं। प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है, कुल 28 दिन, नवंबर चल ही रहा है, आज 16 नवंबर हो ही गई है ना। और प्रतिदिन 2 पाली सुबह और शाम, ठीक है, विचार किया जा रहा है। मेन पॉइंट तो हमारा ये आ रहा है कि विचार किया जा रहा है। देखिए, इस पर कोई निर्धारित तिथि तो आई नहीं अभी, और विचार किया जा रहा है, तो इस पर आप संदेह भी ना प्रकट करें, क्योंकि पिछली बार 2021 वाला जब एग्जाम हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि जून लास्ट में एग्जाम की डेट आ गई थी। ठीक है, और अगस्त शुरुआत में पहला ही सप्ताह हुआ था, 7 अगस्त को पेपर करा दिया गया था। ठीक, क्लियर है, 7 अगस्त को पेपर करा लिया गया था। गैप कितना मिला, 1 महीने का मात्र, और सेम वही चीज आ गई है। आज तारीख है 11, मतलब 16 नवंबर, और 16 से जोड़ लीजिए 16 और 15, 1 महीना ही राउंड फिगर में करें तो 1 महीना ही बच रहा है, 15 दिसंबर को, है ना। 1 महीने के बाद इसमें बोल दिया गया इस बीच, तो ये मान के चलिए दिसंबर में तो एग्जाम नहीं होना है, ये क्लियर है, क्योंकि इसमें पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। आरओ 22 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, वो भी टाल दी गई है, तो दिसंबर में तो इसके कोई चांस नहीं है। लेकिन जनवरी में एग्जाम अगर जो हो गया, और मान लीजिए कि इधर पीसीएस की परीक्षा हुई और उधर एग्जाम करा लिया, तो और जनवरी में इसने 5 से 11 बताया, तो भाई उसे तो लेटर एक जारी करना है आयोग को कि यहाँ इस तारीख को इस सेंटर पर आपकी परीक्षा होनी है ना। एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले जारी कर देगा। हमारा उद्देश्य ये है कि लेटर जारी हो चुका है, सूचना आ चुकी है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करें।
जितना अब तक पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन करें, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूत करें, इधर उधर भटके ना कि इतना पढ़ना है, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियो बाय वीडियो में हम, क्योंकि एक वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही बिंदु पर बात करेंगे और बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मुख्य सूचना क्यों हमने की, विचार किया जा रहा, तो हमने बता दिया विचार किया जा रहा है, इसका मतलब ये ना समझे कि यहाँ परीक्षा नहीं होगी, कभी तो होगी, नहीं दिसंबर नहीं जनवरी तो फरवरी में तो हो सकती है ना। अपनी तैयारी को मजबूत, कहते हैं कि मान लीजिए युद्ध होना है ना, तो युद्ध अगर जो आकस्मिक हो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, जब आपके पास अस्त्र तैयार ही नहीं है, आपको किन अस्त्रों का प्रयोग करना है, किन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, कौन से अस्त्रों की कमी है हमारे पास, ये सारे इकट्ठा नहीं करोगे तो कैसे युद्ध लड़ोगे। आपका तो युद्ध हो नहीं रहा है, डेट आ नहीं रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, ऐसा नहीं है। आप अपनी रणनीति मजबूत करो, आप अपनी रणनीति बनाओ, अपनी तैयारी मजबूत करो, एग्जाम चाहे जब हो। जितनी बार कहते हैं किसी एक काम को 1000 बार कर लोगे ना जिस दिन, उस काम का मास्टर बन जाओगे। और टीजीटी तो बात ही करता है मास्टर की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक, एक टीचर ही तो बनना है इसमें। आपको इस एग्जाम को पास करने से पहले आपको अपने एग्जाम में पास करना होगा। क्या मेरी इतनी तैयारी है कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ? अगर नहीं है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी, ठीक है। तो ये बस समझिए कि विचार किया जा रहा है, एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं होता तो कभी तो होगा। आप तैयारी अपनी मजबूत करो पहले, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक था मुख्य सूचना हो गई, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि हम बात करेंगे टीजीटी के कुल पद, है ना। टीजीटी के कुल पद, है ना। तो बता दें जानकारी के लिए, टीजीटी के कुल पद जो हमारे हैं 3539, ठीक है, जिसमें 3213 है बालक वर्ग और 326 है हमारे बालिका वर्ग। ठीक, देखिए ये हो गए टीजीटी के कुल पद, ठीक है। पीजीटी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे चित्रकला की। हमारे चैनल का नाम जैसे ड्राइंग फॉर यू, ड्राइंग अर्थात चित्रकला। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो चित्रकला विषय है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चित्रकला की तैयारी जितने लोग कर रहे हैं उनकी तैयारी मजबूत हो, उसमें हम थोड़ा सा योगदान प्रदान करेंगे, ठीक है। टीजीटी के कुल पद 3539 है, 3213 बालक वर्ग है, 326 बालिका वर्ग है। अब देख लेते हैं चित्रकला विषय के पद, है ना। यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है लड़नी। इसमें जो है टीजीटी चित्रकला,
के पद। टीजीटी चित्रकला के पद जो है हमारे टोटल हैं 148। ठीक, अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। बालक वर्ग है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं GEN जनरल, OBC, SC और ST और फिर कुल। ठीक, जनरल के जो पद हैं हमारे 71 हैं। ठीक, बालक वर्ग की अभी बात कर रहे हैं। OBC में है 35, SC में है 26 और ST के हैं 0। तो कुल हमारे कितने हो गए ये 132 पद। ठीक है, ऐसे ही बालिका देख लेते हैं। बालिका वर्ग जनरल के जो पद हैं हमारे वो हैं 11 और OBC के हैं 5, बाकी ये 0 है। ठीक है, तो बराबर हो गए 16। तो 6 2 8 और 3 1 4 और 1, कुल 148 पद। ठीक है, ये हमने बात कर ली है टीजीटी के कुल पदों की। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने टीजीटी की बात कर ली है। अब बात करते हैं हम पीजीटी चित्रकला के पद। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं, इतना, क्योंकि इसी पर हमें लिखना है। इसका ये मिटा है ना। ठीक, और यहाँ पर भी चूंकि नया शुरू होगा, हाँ ठीक आप लोग कहोगे आलस कि हमारे ऐसा कर रहे हैं। जी नहीं, समय को ध्यान में रखते हो, ज़्यादा मुझे क्यों लिखना पड़े, चीज़ें वही लिखनी है। यहाँ पर जीटी के आगे पी लगाना है, पीजीटी हो गया, और यहाँ पर भी पी लगाना है, मतलब पीजीटी हो गया। तो क्यों मैं इतना उतना लिखना पड़े। पीजीटी में कुल पद है हमारे 624। कितने हैं 624। कुल पद है 579 नहीं 549 है ना। 549 जो पद है हमारे बालक वर्ग में है और 75 पद जो है हमारे वो बालिका वर्ग में है। ठीक है, ये अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट कि पीजीटी चित्रकला के पद कितने हैं। तो भैया चित्रकला के टोटल पद हैं 14। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्यों 14 पद, तो भैया इतने ही हैं, क्या कह सकते हैं। 2021 की वैकेंसी में बहुत अच्छे पद थे, है ना, तकरीबन 720 पद थे, है ना। जैसे कि इस बार टीजीटी की वैकेंसी 132 आई, 148 हैं टोटल। तो पिछली बार अच्छे खासे पद थे, 720 समथिंग, है ना, देख लेंगे बाद में। अब इसमें पीजीटी में बात करें हम तो जनरल के हैं 2 पद। ठीक, बालक में ओबीसी के हैं 6 पद, CST खाली है, कुल 6 2 8 हो गए। हाँ, बालिका वर्ग के हैं जनरल में 5 पद और ओबीसी खाली है पूरा, SC का है 1 पद, ये भी खाली है। कुल 5 1 6 8 6 14 है ना। ये हमने बात कर ली है 2022 एडवर्टाइजमेंट जो था। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं 2022 एडवर्टाइजमेंट जो हमारा ये है, ये 2022 का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो परीक्षा होनी है। ठीक,
2021 तो हो ही चुका है, 2022 अब होना है। ठीक, 2022 जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें टीजीटी के फुल पद जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। पीजीटी के भी पद हमने एक बार लिख दिए हैं यहाँ पर, वो भी डिस्कस हो चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। उम्मीद है आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला। हाँ, तो इसको मिटा दे रहे हैं। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला। देखिए, टीजीटी और पीजीटी है ना, ये टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टीजीटी के पीजीटी में हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पीजीटी के टीजीटी में हैं। मैच करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पीजीटी का फिर भी थोड़ा सा अलग है सिलेबस और टीजीटी का सिलेबस फिर भी थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार हम प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला का पाठ्यक्रम। प्रशिक्षित, मुझे लगता है अब इतना सब लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो फिर सीधे हम बात कर लेते हैं टीजीटी पर, क्योंकि इतना तो हमने समझा ही दिया है। टीजीटी सिलेबस, ठीक है। टीजीटी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस में हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आपको यदि ध्यान होगा तो हम बता देते हैं टॉपिक। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा वो प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक कला। देखिए, कोई भी चीज है ना, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कला ही क्यों ना हो, या हिंदी, संस्कृत, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कहीं न कहीं सबका जो है एक इतिहास रहा है। उसकी एक शुरुआत कहाँ से हुई, जन्म, जैसे कोई जन्मा है तो कब जन्मा है, कब से लेकर आज तक क्या चल रहा है उसका, तो ये चीजें हैं। तो इसका जो जन्म होता है चित्रकला का, वो कहाँ से होता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी जो बात करता है हमारा, तो भारत के, तो इसमें सबसे पहले जो इसमें बात करी गई है कि भारतीय लिख देते हैं सर, भारतीय, हाँ, भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र, है ना। भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र जैसे मिर्जापुर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा जो मिर्जापुर क्षेत्र है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम किस जिले में खोज हुई थी चित्रकला की, तो मिर्जापुर में हुई थी, है ना। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक, तो मिर्जापुर। दूसरा भीमबेटका। देखो, साथ में हम ये भी बात कर लेंगे इसी के साथ कि मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, है ना। मिर्जापुर और बांदा दो क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी के हैं।
चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, मिर्जापुर और बांदा, तो ये भी हम साथ में ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। मिर्जापुर और बांदा दोनों क्षेत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, अगला प्रागैतिहासिक कला के केंद्र देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका। ये जैसे हम लगा ले रहे हैं क्योंकि उसमें भी ठीक इसी प्रकार सिलेबस में बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा साइट पर। ठीक है, उसमें भी सेम यही प्रकार से दिया गया है, भीमबेटका। भीमबेटका हो गया है ना, पंचमढ़ी हो गया है ना, फिर होशंगाबाद हो गया, ठीक है। ये तीन के तीनों क्षेत्र पड़ेंगे आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, देखो हमने इन सबको एक साथ कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश के हमने लिख लिया मिर्जापुर बांदा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र लिख लिए भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगी ये भी देख लेंगे बाद में। और फिर बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद क्या आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में आप पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राइटिंग का थोड़ा सा ही आ रहा होगा, मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी पहली क्लास है और बोर्ड पर है ना, क्योंकि मैं तो चौक पर पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये भी सुधर ही जाएगी। अभ्यास से तो सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसे हम पढ़ेंगे, है ना। और भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं, फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं। आपने देखा होगा सिलेबस में उसमें अंक लिखा रहता है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख अंक, है ना। तो और अंक में भी गुफाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं। गुफाओं की शुरुआत हमारी होती है जोगीमारा से, क्योंकि सबसे प्राचीनतम गुफा है जोगीमारा, मौर्यकालीन है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम चित्र जो प्राप्त होते हैं गुफाओं के, तो जोगीमारा से प्राप्त होते हैं, जो कि मौर्यकालीन गुफा है। ठीक है, जोगीमारा के बाद आती है हमारी अजंता। नेट में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं क्रम से लगाओ कि, है ना, तो इसमें ये सारे आ जाएंगे, आप देखना। ठीक, जोगीमारा, अजंता, बाघ बादामी, बाघ बादामी, बादामी, ठीक है, बढ़िया। बादामी, एलोरा, एलोरा हो गया। फिर सित्तनवासल, सित्तनवासल कहाँ है, तमिलनाडु में है। एलोरा और अजंता हमारी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाघ और बादामी कहाँ पर है और इसकी खोज किसने करी थी। ठीक, सित्तनवासल। ठीक, आदि, और फिर देख लेना आदि के भित्ति चित्र। ठीक, क्योंकि भाई इसमें सब भित्ति चित्र ही मिले हैं। सित्तनवासल आदि के भित्ति चित्र। ठीक, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है इसमें सिलेबस में ही,
ये पढ़ लिया, गुफाएं पढ़ ली। फिर पढ़ो हम भारतीय लघु चित्रकला। ठीक, भारतीय लघु चित्रकला, है ना। देखिए सिलेबस हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, है ना। तो सिलेबस इसलिए क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं, बहुत सारे नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं, है ना, बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हैं। तो हमने जब सिलेबस पढ़ा ना, उसमें देखा कि बहुत सारे चीजें अपभ्रंश हैं। अपभ्रंश एक शैली है, उसे हम पढ़ लेंगे इसे में भारतीय लघु चित्रकला में ही। ठीक है, तो बहुत सारे अपभ्रंश हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लोगे, उसका सिलेबस देखना और हमारा सिलेबस देखना, बहुत अंतर पाओगे। ठीक है, आप खुद देखना है कि जैसे बादामी का आम, बाड़ामी, है ना भाई, मेड का भेड़, बेट का ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो मतलब शब्दों का हेर फेर है, जबकि एक्चुअल जो ओरिजिनल शब्द है वो हमारे ये हैं। ठीक है, होता क्या है, अच्छा ये होता है क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज लिखी जाती है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। ठीक, अब अंग्रेजी से और डायरेक्ट गूगल से ट्रांसलेट कर लिया जाता है हिंदी में। अब गूगल से ट्रांसलेट करोगे तो होगा ही, यही होगा ना। हाँ, क्योंकि यही चीज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक ही चीज नहीं है, वो है भावना, इमोशंस, है ना। वो ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है, लेकिन उसमें कहाँ पर क्या सुधार करना है ये नहीं कर पाता है। ये चीज हम इंसान ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमें ये चीज करनी पड़ रही है, नहीं तो क्या जरूरत थी हमें कि मुख्य सूचना पर बात करने की, क्या जरूरत है हमें टीजीटी चित्रकला के पाठ्यक्रम पर बात करने की, क्या जरूरत है। जरूरत है, इसीलिए तो यहाँ पर है ना। भारतीय लघु चित्रकला क्या है, इसमें पाल, जैन और अपभ्रंश। ठीक, पाल, जैन और अपभ्रंश, ये है लघु चित्रकला। इसके बाद हमारा जो आती है शैलियां आती है। देखिए इसमें आप देखेंगे क्रम बाय क्रम चीजें चलती आ रही हैं। हम अभी प्रागैतिहासिक प्राचीन काल में थे, फिर प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ी बहुत सभ्यता आना, लोक बाग जन्म लेना शुरू हुए, फिर गुफाओं में चित्रण हुआ, जोगी महाराज, जनता चेतन वसा, भारतीय लघु चित्रकला, पाल, जैन और अपभ्रंश। अब बढ़ते हैं शैलियों पर। तो कुछ प्रमुख शैलियां हैं, जैसे राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, इसमें आपको मिलेंगी कोटा बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, किशनगढ़ और जयपुर। देखिए हम यहाँ पर जितनी बात कर रहे हैं ना, गुफाएं हो गई, प्रागैतिहासिक कला केंद्र हो गए, लघु चित्रकला हो गई, पाल, जैन, अपभ्रंश, राजस्थानी शैली हो गई, कोटा बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐड हुई, उन सब पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो सिलेबस है हमारा वो ये है, और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और ज्यादातर इसी में से आते हैं, ये टॉपिक में नहीं छोड़ना है। बाकी इसके बाद आप कोटा बूंदी, झालावाड़, है ना, मेवाड़, है ना, और भी आगे की शैलियां हैं इसमें, मेवाड़ है, मारवाड़ है, उदयपुर की, है ना, तो देख लेंगे उन्हें भी आगे। राजस्थानी शैली हो गई, फिर बात करते हैं, उसके बाद आती है मुगल शैली। मुगल शैली में हम क्या पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब।
हमने यहाँ तक बात कर ली है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम पहले थे, देखो ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी प्रागैतिहासिक चित्रकला, है ना, ठीक। इसमें भी मिर्जापुर, पड़ली, बांदा, मिर्जापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ना, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हम बात किस पर आ गए, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आया है हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया, भारतीय चित्रकला की गुफाएं। तो ये टॉपिक एक आ गया, प्रमुख गुफाएं, जो कि हमारा जनता बाग, बादामी, एलोरा, सितंबर, ठीक है, आदि के भित्तिचित्र। फिर आ गए हम इस पर भारतीय लघु चित्रकला, पाल, जैन और अपभ्रंश। फिर उसके बाद आती है शैलियाँ, राजस्थानी शैली, फिर कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर। मुगल हो गया यहाँ पर, सॉरी मुगल है ये, ठीक है, मुगल शैली, ठीक। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहाँ पर हमने कितने टॉपिक बात कर ली सिलेबस में, प्रागैतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी चित्रकला, तीसरा गुफाएं, चौथा लघु चित्रकला, पांचवा राजस्थानी और छठा मुगल शैली। हमने यहाँ पर 6 टॉपिक बात कर ली सिलेबस के। अभी और भी टॉपिक हैं, इसका एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, लिख लेना बाद में पॉज करके वीडियो। हमने मुगल तक पढ़ लिया था, देख लिया था। अब बात करते हैं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में हमारा क्या आता है, बसोली और कांगड़ा मुख्य है, जो है यही इसमें आने हैं, सिलेबस में भी यही है, ठीक है, बसोली और कांगड़ा, ठीक है। अब आ जाओ बंगाल शैली, ये भी शैली ही है। बंगाल शैली, ठीक है। अब बंगाल शैली और उसके कलाकार, इसमें कलाकार कौन है, ठीक है, कलाकार देख लेते हैं। A.N. टैगोर, A.N. टैगोर, पूरा नाम इनका, ये सब रविंद्र परिवार के ही मिलेंगे इसमें ज्यादातर। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है इन्हीं के शिष्य हैं नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक। और फिर असित कुमार हलदार, लखनऊ के चित्रकार हैं, लखनऊ में आएंगे, देख लेंगे, ठीक है। फिर D.P. राय चौधरी, D.P. राय चौधरी, इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, D.P. राय चौधरी अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी। फिर आगे आ जाओ K.N. मजूमदार, K.N. मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, ठीक है। K.N. मजूमदार का पूरा नाम है छितेंद्र नाथ मजूमदार, ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार। अगले जो है हमारे रहेंगे समसामयिक चित्रकला और उसके कलाकार। अगला टॉपिक जो है समसामयिक चित्रकला और उसके कलाकार, है ना। इसमें देख लेते हैं राजा रवि वर्मा,
राजा रवि वर्मा केरल तिरुवनंतपुरम है ना 1848-1906 इनका समय रहा है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा है ना। राजा रवि वर्मा के बाद हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, हमने अभी बात करी थी टैगोर परिवार की। आर्यन टैगोर 1913 में गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, याद रखना। आर्यन टैगोर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रगान की रचना भी करी है, जनगण मन अधिनायक जय पर, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है जीएन टैगोर, देखो फिर आ गए हमारे टैगोर परिवार के सदस्य जीएन टैगोर। बहुत ही सम्मानित परिवार है ये, क्योंकि इनका योगदान केवल चित्रकला में ही नहीं हर जगह है। देख बता देंगे फिर। जीएन टैगोर अर्थात गगनेन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है यामिनी राय, यामिनी राय, नाम से लग रहा होगा यामिनी राय ये कोई महिला चित्रकार होंगे, जी नहीं, ये यामिनी राय एक पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष चित्रकार हैं। फिर है महिला चित्रकार की बात करी तो हम उनका भी नाम ले लेते हैं, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। ठीक है, फिर एनएस बेंद्रे, एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे ये जो हमारे हैं, इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं के हेबर, के हेबर, हेबर भी मिल जाता है कहीं कहीं। इनका पूरा नाम है कंटिंगरी कृष्ण हेबर, कंटिंगरी कृष्ण हेबर। नाम से लग रहा होगा दक्षिण भारत के हैं, बता देंगे। इनका भी सब डिस्कस करेंगे, दिक्कत ना दो, सारा एक एक चीज छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी सब पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है चित्रकला में आपको, एक एक टॉपिक पर, है ना। तो अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस देख लेते हैं। के हेबर, ठीक है, कंटिंगरी कृष्ण हेबर। फिर आगे आ जाओ के एस कुलकर्णी, के एस कुलकर्णी, है ना। के एस कुलकर्णी, के एस कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण शामराव कुलकर्णी, कृष्ण शामराव कुलकर्णी। उनका था कंटिंगरी कृष्ण हेबर, इनका है कृष्ण शामराव कुलकर्णी। ये भी दक्षिण भारत की है, ठीक है ना। फिर एम.एफ. हुसैन, कौन नहीं जानता होगा इनको, नाम तो सुना ही होगा, है ना। एम.एफ. हुसैन, सही लिखा है, ठीक, अब सही है। एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, घोड़ों के चित्रकार, है ना। देखा ही होगा, मोटी रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। एम.एफ. हुसैन, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, ज्यादातर तो एक्ट्रेस के ही चित्र बनाए उन्होंने, है ना। माधुरी दीक्षित उनके प्रिय रहे हैं, जानते ही होंगे, इनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। आगे आ जाओ के.एच. आरा, के.एच. आरा। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णजी हावलाजी आरा। पूरा नाम बाद में देख लेंगे, के.एच. आरा देख लेते हैं, कृष्ण हावलाजी आरा, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी में कला के तत्व ना। फिर इसी में आ जाओ कला के तत्व। कला के तत्व कौन है? रेखा, रूप, वर्ण, है ना। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। देखिए यहाँ पर बात आई गई है कि चित्रकला के तत्व, तो
चित्रकला के तत्वों, चाहे अंगों और चाहे सिद्धांतों, कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। चित्रकला के तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ठीक है। चित्रकला के अंग, वो भी श्लोक है, आपने पढ़ाई होगा कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति षडंगकम। ठीक। चित्र और फिर संयोजन के सिद्धांत ट्रिपल सा ट्रिपल फ्रा, इसे ऐसे याद करेंगे। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ठीक। चित्रकला के सिद्धांत भी 6 हैं। चित्रकला के सिद्धांत सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। ठीक है। देखिए राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी वो हो सकती है, मैं आपको एक एक जब टॉपिक चलूंगा ना तो बहुत अच्छे से राइटिंग भी समझ में आएगी, मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। चित्रकला संयोजन के सिद्धांत से सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव, प्रमाण, ये हमने पढ़ लिया। और इन सबका चित्रकला में महत्व, इन सबका महत्व। ठीक है। ये हो गए हमारे यहाँ तक। फिर ये था चित्रकला के तत्व और चित्रकला के सिद्धांत। ठीक। यहाँ पर हमारा जो है टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक चित्रकला का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। 2 पेज हो गए, एक पहला और एक दूसरा है। इसमें हमने देखा क्या? पहाड़ी शैलियाँ, है ना। उससे पहले हमने मुगल राजस्थानी देख ली थी, है ना, और लघु चित्रकला शैली, बंगाल शैली। ठीक। समसामयिक चित्रकला, ये जो टॉपिक थे हमारे, कला के तत्व, कला के सिद्धांत। ठीक। इन सबका महत्व, ये चीजें पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे भी, दिक्कत ना हो। इसका भी स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा एक जगह कहीं। ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमें अच्छे से मजबूत होकर लड़ना है और पढ़ना है ना, जी लगा करके। आगे हम बात करेंगे पीजीटी प्रवक्ता। पीजीटी प्रवक्ता संवर्ग, है ना, इसका पाठ्यक्रम। सिलेबस तो हमने लिख दिया, पीजीटी प्रवक्ता संवर्ग। ठीक है। पाठ्यक्रम लाइन इधर उधर हो रही है, मन से नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, मन से पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ा रहे तो कैसे यहाँ रहते। बोर्ड है, नया बोर्ड है, नए हम भी हैं इस यूट्यूब पर, तो थोड़ा तो हो गया ही ना। वो तो शुक्र है मैंने नर्वसनेस दूर कर ली, हमने कई सारे वीडियो बना करके प्रैक्टिस कर ली, है ना। तो आगे देखते हैं प्रवक्ता संवर्ग चित्रकला, है ना। इसका जो पहला टॉपिक क्या रहने वाला है देखना। देखो टीजीटी जो है वो हमारा इंडियन चित्रकला पर आधारित है ज्यादातर, उसमें इंडियन ही ज्यादातर पूछी जाती है। मान के चलिए 80 से 90% इंडियन रहती है
पीजीटी जो हमारी चित्रकला का पाठ्यक्रम, उसमें ज़्यादातर वेस्टर्न अर्थात पश्चिम की चित्रकला रहती है। अर्थात ये कह रहे, यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको विश्व की चित्रकला पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन भी और विश्व भी। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ध्यान रखना है, पड़ोसी का भी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसी तैयारी में भी है। तो देख लेते हैं विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला। विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र ठीक है। इसमें विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? अल्तामिरा। कहाँ है? फ्रांस में, स्पेन। तो सबसे पहले उसी को हम देख लेते हैं। अल्तामिरा, हमारी आशा तोला इसी में आ जाएंगी, है ना, ठीक है। देख लेंगे उन्हें हम। अल्तामिरा कहाँ है? स्पेन में। स्पेन कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। लास्को कोगुलनाच की गुफा, ये सारी गुफाएं हैं, है ना। लास्को कोगुलनाच, है ना, ठीक। फिर आ जाओ इंडियन में, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश, ठीक। भीमबेटका हमारी कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल जिले में, ठीक। फिर आ जाओ मिर्जापुर, इसमें भी। अब देखो उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर हमारा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका हमारी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने टीजीटी में भी भीमबेटका पढ़ा, देखा, हाँ। और फिर पीजीटी देख रहे हो, रोहता संवर्ग, है ना, इसमें भी हमारी मिर्जापुर आ गई और भीमबेटका आ गई। हाँ, ये चीजें नहीं थी वहाँ पे, अल्तामिरा वगैरह पीजीटी में नहीं थी, पीजीटी में है, ठीक है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे आ जाओ, होशंगाबाद, देखो ये भी आ गया, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांदा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। ये सारी हमने लिखवा रखी हैं उस पे, और आगे देख लो, इसमें भी, इसमें देखो, उसमें भी है, इसमें भी। ऐसा नहीं हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, पीजीटी का अलग है, टीजीटी का अलग है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, मैच है, हमने ये चीज बता रखी है, ठीक है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक। सारे प्रदेश। भित्ति चित्रण की परंपराएं, आगे क्या है? भित्ति चित्रण की परंपराएं, भित्ति चित्रण की परंपराएं। भित्ति चित्रण की परंपराएं क्या हुई? फ्रेस्को सिस्को, देखो नया मिल गया, फ्रेस्को सेको ना, सिस्को भी मिल जाता है कहीं कहीं। ये परंपरा है, टेम्परा, है ना, ये सब इसी से है। फ्रेस्को सेको, अजंता फ्रेस्को, अजंता, अजंता फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, गोथिक चित्रकला, बाइजेंटाइन चित्रकला इसी में आ जाएगी आपकी, है ना। गोथिक चित्रकला का इतिहास,
कोई नहीं, गोथिक फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को गोथिक चित्रकला का इतिहास। ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, हमें सिलेबस पर ही रहना है, ठीक है। वो सब भटकना बाद में हो जाएगा। गोथिक चित्रकला का इतिहास, ठीक। आगे जो भारतीय लघु चित्रकला, देखो आगे फिर इसमें भारतीय लघु चित्रकला, भारतीय लघु चित्रकला, इसकी प्रमुख उपशैलियाँ, इसकी प्रमुख उपशैलियाँ, ठीक। इसकी प्रमुख उपशैलियाँ क्या हैं? जैसे कोटा है, हमने उसमें भी पढ़ा था अभी, कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है, अलवर है, कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है, अलवर है, किशनगढ़ है, अलवर है, किशनगढ़ है ना। किशनगढ़ को तो आप जानते ही होंगे, बनी ठनी, है ना, बता देंगे। भारत के मोनालिसा बता देंगे भाई, भारत की मोनालिसा कहा जाता है ना बनी ठनी को। हाँ, अलवर किशनगढ़ हो गया। अब आ जाओ मुगल, तो यहाँ पर इसे इतना आपने देख लिया। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, देखो, क्योंकि अभी नेक्स्ट इसमें तो आएगा नहीं। इसमें हमने देखा प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख अल्तामिरा देख लिया, लास्को, कोगलनाथ, भीमबेटका, मिर्जापुर, होशंगाबाद, बांदा, ठीक। भित्ति चित्रण की परंपरा, फ्रेस्को सेको, अजंता फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, गोथिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय लघु चित्रकला, ठीक है। इसकी प्रमुख शैलियाँ कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़, ठीक। ये टॉपिक हमने देख लिए। देखिए, टॉपिक वाइज ही आप पढ़ेंगे तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। ये नहीं कि आज यहाँ पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला तो कोटा, नहीं, आपको क्रम बाई क्रम ही पढ़ना है। जब क्रम बाई क्रम इसमें दे रहा है तो क्रम बाई क्रम ही आपको पढ़ना है, और तभी तैयारी मजबूत होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुगल, आ जाओ मुगल शैली, फिर आ जाओ इसमें भी मुगल शैली। मुगल शैली में हमने क्या पढ़ा था पिछली बार अकबर, तो इसमें भी आ जाएंगे अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। फिर आ जाओ पहाड़ी शैली। इसमें कांगड़ा, उधर भी हमने बात करी थी अभी, और इधर भी कांगड़ा और बसोली, ठीक। कंपनी शैली आ जाओ, पटना कलम, कंपनी शैली अर्थात पटना कलम, है ना। कंपनी शैली अर्थात पटना कलम, बाइजेंटाइन चित्रकला। फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट, बाइजेंटाइन चित्रकला, ठीक, एवं स्टोन ग्लास, स्टोन ग्लास,
ये जितने भी टॉपिक है ना सब पर बहुत ही विधिवत चर्चा होगी, ठीक है। रिपीट बार बार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब क्या है, बता देंगे। बाय अभी लेवल देख लेते हैं। बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टोन ग्लास, ठीक है। अब आ गया जो पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान। पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान, ठीक है। कालीन यूरोपीय चित्रकला, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान, कालीन यूरोपीय चित्रकला, ठीक। हमने बात करी थी अभी कि टीजीटी में इंडियन और पीजीटी में वेस्टर्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर ज्यादा देखो, पुनरुत्थान हमारे यहाँ इंडियन में भी हुआ है ना, पुनर्जागरण काल, जो आपके राजा रवि वर्मा वगैरह चित्रकार जो है उसी में आएंगे। और ऐसे ही हमारा पुनरुत्थान अर्थात पुनर्जागरण चित्रकला जो चलेगा हमारा वेस्टर्न में, जैसे कि कौन है बताओ, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, है ना, ये सारे चित्रकार, और राफेल, ठीक है। पुनरुत्थान कालीन चित्रकला, इसमें हम इसके बाद देखेंगे फिर नवशास्त्रीय कला, नवशास्त्रीय कला, ठीक है, एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला, स्वच्छंदतावादी चित्रकला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला। फिर प्रभाववाद, है ना, प्रभाववाद के चित्रकार कौन है माध्यमों में, ठीक। उत्तर प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद। घनवाद तो आपको याद ही होगा कि ब्राक और पिकासो की कहानी भी फेमस है कि, है ना, तो बता देंगे कहानी, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 30 सेकंड वाली कहानी याद ही आ रही होगी, ठीक है। घनवाद, अभिव्यंजनावाद, ठीक है, सब पर डिस्कस करेंगे, जिसकी जो कहानी रहेगी उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिलेबस पर ही बात करेंगे ज्यादा ना, ठीक है। अभिव्यंजनावाद, ठीक। अगला है हमारा अति यथार्थवाद, पिघलती घड़ियां इसका चित्र है, बहुत ही फेमस। कमेंट में बताइएगा कि पिघलती घड़ियां किसका चित्र है। अति यथार्थवाद एवं उनके प्रसिद्ध चित्रकार एवं उनके प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक। अभी और भी हैं, 2-4 लाइनें बची हुई हैं। इसमें हमने क्या बात करी, मुगल शैली, अकबर जहांगीर शाहजहां, है ना, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, पट्टनम, बाइजेंटाइन चित्रकला, स्टोन ग्लास, है ना, पुनरुत्थान, चरम पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में जो इनके पहले के माइकल एंजेलो और विंची, राफेल के पहले के चित्रकार हैं, पुनरुत्थान में जाएंगे, जैसे कि हमारे जियोतो वगैरह हो गए हैं, ठीक। और भी हैं, बर्नी भी हैं, और गेरलैंडी वगैरह, ये सब पहले के ही हैं, ठीक है। और यूरोपीय चित्रकला देख ही लिया, नवशास्त्रीय कला, स्वच्छंदतावाद, ये सब वाद हैं, वाद वाली कला जो होगी, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हमने अतियथार्थवाद तक उसमें लिख दिया था, अतियथार्थवाद एवं उनके प्रति चित्रकार। ठीक, आगे आ जाओ समकालीन चित्रकला। इसमें भी देखो आ गया समकालीन, जैसे समकालीन इंडिया में कौन आएंगे, ममता चतुर्वेदी वगैरह। ठीक है, इसमें आ जाओ समकालीन। समकालीन समकालीन चित्रकला। ठीक, धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक, समकालीन चित्रकला, धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार। पूर्व पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। पूर्व पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। ठीक, समझ में आ ही रहा होगा। रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। देखिए, इसमें एक और टॉपिक नया आ गया, समकालीन चित्रकला। तो ये तो कला में ही आ गई, पूर्व पश्चिम की चित्रकला। सबसे मेन टॉपिक है हमारा ये सौंदर्य शास्त्र। ये हमने इंडिया में नहीं देखा था, ये हमारा पश्चिमी में आ गया सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, रस, सौंदर्य, है ना, ये सारी चीज पढ़ेंगे हम। ठीक, सौंदर्य शास्त्र ममता चतुर्वेदी की आती है किताब। ठीक है, और अशोक की भी आती है, तो दोनों किताब बहुत ही बढ़िया है। ममता चतुर्वेदी भी अपने स्थान पर बहुत ही बढ़िया है, और अशोक के भी सुंदर शास्त्र की बहुत ही बढ़िया है। दोनों किताब में से कोई सी आप किताब पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसे ही समकालीन चित्रकला की किताब तो एक ममता चतुर्वेदी की आती है ना, वो बहुत ही अच्छी किताब है। मैं यहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, जो मुझे अच्छी लगी है, और बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, व्याख्या, रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। ये हमारा यहाँ पर पीजीटी का सिलेबस समाप्त होता है। हमने बात कर ली है, लगभग 6 टॉपिक थे हमारे। मुख्य सूचना पहला टॉपिक था, दूसरा टीजीटी के कुलपद, तीसरा पीजीटी के कुलपद। ठीक है, 6 तो नहीं, 5 टॉपिक है ना, हाँ 5 टॉपिक। और चौथा टॉपिक जो था हमारा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला का पाठ्यक्रम, है ना, सिलेबस, और प्रवक्ता समर्थ था पीजीटी चित्रकला का सिलेबस। तो यहाँ पर 5 टॉपिक थे हमारे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन पर हमने चर्चा कर ली है, और उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। कोई दिक्कत लगे या कुछ भी लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये चीज़ देख लीजिए, नोट, ये जो दोनों पेपर हैं, यह दोनों पेपर 125 प्रश्नों के होंगे। देखो, टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपर जो हैं वो 125 प्रश्नों के होंगे। ठीक है, और दोनों में 125
120 मिनट तक 2 घंटे का समय होगा, है ना। या दोनों पेपर 125 प्रश्नों के होंगे, ठीक है। 125 प्रश्न होंगे, कुल समय जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं और ऐसे ही आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे और एक नए जोश, नई संरचना के साथ, ठीक है, और नए टॉपिक के साथ। और कोशिश ये रहेगी कि बहुत अच्छे से हम उन्हें क्लियर करें, आपको भी समझा पाए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भूल चूक रही हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद।